हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का बहुत ही जाना माना चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इट्स चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। मोम की ज्वेलरी हो जो गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम से बनती है, या फिर हमारे घर के सामने ये जो बड़ा सा गेट होता है वो आयरन का बनता है। किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, कि हमारे जो घर में फर्नीचर्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब मेटल से ही तो बनते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग रात में कॉपर के जार में पानी रखकर सोते हैं और मॉर्निंग में उस वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज कॉपर हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। है ना मेटल इंपॉर्टेंट? साथ ही आपने विलेजेस में देखा होगा कि फार्म्स या घरों के अराउंड में फेंसिंग की जाती है। दैट फेंसिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल एंड दैट मेटल इज आयरन। अभी इस समय यदि आप अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखोगे तो आई एम श्योर आपको कुछ न कुछ मेटल से बना हुआ, कुछ न कुछ मेटल से बनी हुई थिंग्स जरूर दिखेंगी। इससे आपको पता चल सकता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में मेटल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ यू विल से, मैम मेटल्स के बारे में तो हमें पता था और हमें पता है कि मेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते क्या है? तो लेट्स डू वन एक्टिविटी। Keep your thumb on your nose and put your index finger on your nostril and be in the same situation until you feel uneasy and close your mouth. I was feeling suffocating. I was not able to breathe and I was feeling uneasy. Why? I guess आपने भी सेम ऐसा ही फील किया है। What's the reason for this? इसका रीजन ये है that I was not able to inhale oxygen and because of that I was feeling suffocation. तो आप कहोगे मैम क्या है ये ऑक्सीजन? गैस तो है, बट इज इट मेटल? नो, इट्स नॉन मेटल। और ये एक नॉन मेटल के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल्स भी मेटल जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। नॉन मेटल्स में मोस्टली गैसेस आती है और कुछ सॉलिड्स आते हैं। मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, पूरे सॉलिड। मेटल्स की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, और नॉन मेटल की जो स्टेट्स होती है, सम ऑफ देम आर सॉलिड एंड सम ऑफ देम आर गैसेस। बट इन मेटल एंड नॉन मेटल देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे मेटल सारे सॉलिड होते हैं, बट देयर इज ओनली वन मेटल, दैट इज मर्क्यूरी, that is in liquid form at room temperature. Mercury जो आपके थर्मोमीटर में यूज होता है सिल्वर कलर का। And the exception is there in non-metals too. Bromine. Bromine is an element, a non-metal which is found in liquid state. Bromine is an element, is a non-metal which is found in a liquid state. Rest all non-metals are solid and gases, but bromine is only the non-metal which is found in liquid state. Non-metals का एक और example, carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. It is also an example of non-metal. तो सोचिए, अगर प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगा, तो how the life will be existed on the earth? Am I right? So
सो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। इज द नेम ऑफ द चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं मेटल्स और इन्हीं नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है मेटल्स, नॉन मेटल्स ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, ये भाई भाई हैं और इनका एक बीच वाला भाई भी है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये बीच वाला भाई है। और इनका सरनेम है एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, मैम आपको कैसे पता कि ये सब भाई भाई है और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेट मी टेल यू। एक थे मिस्टर मेंडलेव्स, जो रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल, जो आजकल हमें हमारे साइंस नोटबुक के बैक में या फिर गूगल पे सर्च करने पे इजीली मिल जाता है। उस पीरियोडिक टेबल में मिस्टर मेंडलेव्स ने, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इस एलिमेंट्स फैमिली के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये तीनों भाई भाई है। उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने टोटल एलिमेंट्स के बारे में बताया जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जो डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। उसमें से मोर देन 90 आर मेटल्स, 22 आर नॉन मेटल्स और जो बचे हुए हैं वो है मेटलॉइड्स। So in this way we came to know that there are 118 elements, out of that more than 90 are metals, 22 are non-metals and rest are metalloids. Now in this chapter we'll study about the chemical properties, the physical properties and the uses of these metals and non-metals. चलिए सबसे पहले देखते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेट मैम, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल लर्न सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये मेन डिफरेंस है नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम, व्हाट इज एटम, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इसके साथ आपको पीरियोडिक टेबल में दिए हुए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नेम लर्न होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। इतना पता होने के बाद आप इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का डिफरेंस डिटेक्ट कर पाओगे और उसे दूसरों को समझा भी पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, as I told you that there are total 118 elements in the periodic table. Each element has its own atom. हर एलिमेंट का अपना खुद का एक अलग एटम होता है और इन एटम्स को मिलके ही एलिमेंट बनते हैं। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। लाइक अगर आप किसी एलिमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करो और ऐसा उसका जो लास्ट पार्ट होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, दैट विल बी एन एटम। Who gave us information about atom? John Dalton. And Niels Bohr gave structure of an atom. Atom का structure हमें किसने दिया? Niels Bohr. Atom has 3 particles: protons, electrons and neutrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged and neutrons have no charge. This is the structure of an atom. The middle, the center part is nucleus. Around this nucleus orbits are there and in these orbits electrons are revolving.
बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्ट्रक्चर होता है एटम का ये समवट सिमिलर होता है सोलार सिस्टम के। सोलार सिस्टम में बीच में सन होता है और अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर एक टर्म है, एक नंबर होता है और वो नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता चलता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1। नेक्स्ट, in periodic table elements are arranged as per their atomic number। periodic table में जो elements arrange है वो उनके atomic number के according arrange है। और आपको क्या करना है? you have to learn the first 20 elements of the periodic table। बिल्कुल by heart learn करना है आपको। लास्ट क्लास 7th also हमने learn किए थे, इस बार फिर से learn करना है। एक बार रिवाइज करते हैं। First 20 elements of the periodic table। First 20 elements of the periodic table। First atomic number है, उसके बाद element का name है और उसके बाद उसका symbol है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 elements हैं। उसके बाद from atomic number 11, the element which has the atomic number 11 is sodium, magnesium, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium। ये आपको by heart learn करना है। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से। देन ओनली इट विल बी यूजफुल। ये आपको आपकी फर्दर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसीलिए आपको लर्न जरूर करना है। इसके बाद हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, गैदर्ड होते हैं, क्लाउड फॉर्म में होते हैं। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? दिस थिंग वी विल सी हियर। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n² और n क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह पर 1 पुट करके। 2 यहाँ पे 1 ऑर्बिट के नंबर पे की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 2। सेम ऐसे ही सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए भी करेंगे। तो फॉर वन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट? 2 इलेक्ट्रॉन्स, second orbit 8 electrons and third orbit 18 electrons। it means जो first orbit है वो उसमें 2 electrons रह सकते हैं, second में 8 और third में 18। और ये आगे जाके जैसे फॉर्मूला बढ़ाते जाओगे, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इसके लिए भी नंबर्स मिलते जाएंगे। अब ये तो देख लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक और रूल है यहाँ पे, बट आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक दैट एटम स्टेबल। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है, अगर हमें उस एटम को स्टेबल करना है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन जनरल एटम्स आर नॉट स्टेबल। एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं,
they always try to be stable either by giving or by taking electrons. इन जनरल एटम स्टेबल नहीं होते, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते हैं एक तो देकर या फिर लेकर, इलेक्ट्रॉन्स को देकर या लेकर वो कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करे। और स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एक दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 9। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है, सेकंड की 8 है, और फिर क्या बचा यहाँ पे? 11 में से 2 और 8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट में 2 हो गए, सेकंड में 7 हो गए। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए, तो 8 यहाँ पर है ऑलरेडी, अब यहाँ पे 1 है, तो अब लास्ट की ये थर्ड ऑर्बिट को अगर आपको 8 बनाना है तो 7 लेना होगा। और या फिर एक और तरीका है कि आप ये 1 किसी को दे दो, तो क्या इजी है? 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है? ऑब्वियसली 1 देना इजी है। इसीलिए ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है। और डोनेट करने वाला हमेशा अच्छा इंसान होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इस एलिमेंट को पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एटम जो है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड में 7 है। अब 7 8 अगर आपको कंप्लीट करना है तो 1 लेना ज़्यादा इजी होगा या 7 डोनेट करना इजी होगा? ऑब्वियसली 1 लेना ज़्यादा इजी होगा। और लेने वाला हमेशा, ये कंसीडर करना है आपको कि लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि देने वाला पॉजिटिव होता है, वैसे ही यहाँ पर लेने वाला नेगेटिव होता है। तो जो पहला वाला जो एटम था, पहला वाला जो एलिमेंट था, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था क्योंकि वो दे रहा था। यहाँ पर ये ले रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव है। यहाँ पे फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न करना है। एटॉमिक नंबर्स लर्न करने के बाद आप ये इजीली कर पाओगे। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2, सेकेंड की 8 और फिर ये 18। इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप 1 से 20 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। तो देखते हैं अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा। हीलियम का 2 है तो 2 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। देन लिथियम का 3 है तो ये 2 और ये 1। बेरिलियम 2 and 2। बोरॉन 2 and 3। कार्बन 2 and 4। नाइट्रोजन 2 and 5। ऑक्सीजन 2 and 6। फ्लोरीन 2 and 7। नियॉन 2 and 8। देखिए यहाँ पे 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 अपने आप है, इसका मतलब ये स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, ये इजीली रिएक्ट नहीं होता है किसी से। नाउ सोडियम 2 8 1। मैग्नीशियम 2 8 2। एल्यूमिनियम 2 8 3। सिलिकॉन 2 8 4। फॉस्फोरस 2 8 5। सल्फर 2 8 6। क्लोरीन 2 8 7। आर्गॉन 2 8 8। फिर देखो 8 आ गया यहाँ पे, ये फिर स्टेबल हो गया, ये भी इजीली रिएक्ट नहीं होता है। आर्गॉन गैस होती है, नोबल गैस होती है। देन पोटेशियम 2 8 8 1। देन कैल्शियम 2 8 8 2।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये देखना है कि जो लास्ट ऑर्बिट है इसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज होता है हाइड्रोजन और हीलियम में, क्योंकि यहाँ पे 2 पर फर्स्ट ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में 2 कैपेसिटी उसकी 2 है, तो एक ऑर्बिट में कैपेसिटी 2 है तो ये स्टेबल है, ठीक है, ये भी स्टेबल है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है, इसीलिए ये हीलियम जो है वो स्टेबल है। इसमें क्या करना है, अगर आपको इसको स्टेबल करना है तो 1 लेना होगा हाइड्रोजन में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद लिथियम, लिथियम में 1 डोनेट कर देगा तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ बेरिलियम ये 2 डोनेट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे ठीक है। इसके बाद ये 1 डोनेट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आप डोनेट कर देंगे, 3 भी डोनेट हो जाएगा। 4 में 4 एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर डोनेट भी कर सकते हैं। 5 में यहाँ पे 3 एक्सेप्ट करना पड़ेगा 8 कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 6 में 2 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को 1 को लेना पड़ेगा। तो जो भी लेने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो देने वाला है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये स्टेबल है, ये नाइदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नॉर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब यहाँ 1 है तो ये भी दे देगा, 2 विल गिव, 3 ऑल्सो विल बी डोनेटेड, 4 कैन डोनेट और कैन एक्सेप्ट, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव, स्टेबल, डोनेट करेगा। अब इससे आपको पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कौन सा है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब आपको एक चार्ट बनाना है, आपका वर्क है, ये होमवर्क है, आपको चार्ट बनाना है और इस चार्ट में आपको लिखना है कि ये 20 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव है। One more important term, valence electron. The number of electrons loosed or gained by the atom to be stable. एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या लेता है, उस नंबर को क्या कहते हैं, वैलेंस। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 282, तो 2 उसको डोनेट करना ज़्यादा इजी रहेगा टू मेक last orbit with 8 electrons, so 2 electrons will be loosed, so the number of valence electron is 2। और वैलेंसी क्या होंगी, अगर वो डोनेट करता है तो पॉजिटिव और अगर एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये 2 पॉजिटिव एंड एलिमेंट विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अब क्लोरीन का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, 287। हियर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड, सो क्लोरीन एटम विल बी स्टेबल, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट होगा इजीली, तो क्लोरीन का यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, और यहाँ पे एज गेन किया है, लिया गया है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होंगी, 1 नेगेटिव। एंड एटम ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट है जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब हमने ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हमें अपने चैप्टर पे वापस जाना है जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव आपको इसीलिए समझाया गया था ताकि आपको आप ये समझ जाओ कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। I hope now you will not be confused between the terms electropositive and electronegative.